अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के अंदर मौजूद हैं, जहां 50 साल भी इस साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मना रहा है। इसी चैम्बर से आगाज़ किया वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने, मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी बजट के ऊपर तजावीज़ के हवाले से, ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरद वाक़ई कह लें कि ख़ुद चैम्बर्स के अंदर जाके वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है तजावीज़ लेके गए और उसके हवाले से कुछ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी गुफ्तगू तमाम एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद थे। हम कमो बेश 2 प्रोग्राम बजट के ऊपर कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और चलेंगे क्योंकि फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में एसोसिएशन मौजूद हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना, उनके सिफारशात लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के सीनियर नायब सदर कैसर अहमद गुच्छा मौजूद हैं, लेकिन ये चैम्बर के बिहाफ पे अपनी तजावीज़ दे चुके हैं, लेकिन आज इन्हें साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाइमा भी रह चुके हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, उसके हवाले से तजावीज़ जो है वो भी इनकी सुनेंगे। उनके साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर के, वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद मुमताज़ बाजवा। इसके साथ साथ ये सुपर स्टोर एसोसिएशन के भी सरपरस्ते आला हैं और फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं, तो उनको भी ये देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के और आम शहरी का बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है इनके साथ। आगे असलम भली साहब मौजूद हैं, साबिक नायब सदर हैं और इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन के एक अहम और नामवर शख्सियात हैं। सुप्रीम अंजमन ताजरान से इनकी वाबस्तगी है, असलम भली ग्रुप इनका अपना है। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर हैं। और इस मौके के ऊपर मैं इरफान कहूँगा ज़रा कैमरा भी उनकी तरफ मूव करें, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर और इसके साथ साथ एग्जेक्टिव मेंबर एपबूमा भी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की सबसे बड़ी नामवर तंजीम है, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनसे भी इसके ऊपर इनका मौक़िफ़ लेंगे। साथ टॉवल इंडस्ट्री से व्यवस्था है और हमारे साथ कैसर चुगताई साहब मौजूद हैं, डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन से व्यवस्था हैं और उनके साबिक सदर भी, चेयरमैन भी, सदर भी रह चुके हैं और इस वक्त उनकी नुमाइंदगी करें। सबसे पहले गुच्छा साहब के पास माइक मौजूद है, गुच्छा साहब माइक अपने पास ले लें और इन्हीं से आगाज़ करूँगा कि ये आज के इस मौजू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। गुच्छा साहब, आपसे एक पहले प्रोग्राम के अंदर तफसीलात हम ले चुके हैं, क्या समझते हैं डाइज एंड केमिकल्स जो पाकिस्तान, ख़ासतौर डाइज एंड माजर के साथ जॉन मार्केट फैसलाबाद, अगर बात करें एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इस मंडी को देख के अमेरिका रेट बदला करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि सिर्फ चाइना बिक रहा है और यॉन मार्केट के ताजर जो हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कपास कहाँ चलेगी। यॉन पाकिस्तानी जो है उसकी रेट ही नहीं को बोलता, अब बाहर की सब कुछ चल रहा है, प्रोडक्ट्स बाहर की चल रही हैं, तो हमारी मार्केट की फिर वैल्यू क्या है और आने वाले बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डुगर साहब। डुगर साहब, आप बड़े अरसे से ये बात सुन रहे हैं कि हमारी जो यार मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यकीन करें आज के दौर में समझता हूँ, आज अब आप फैसलाबाद से लाहौर चले जाएँ, लाहौर से आप पेशावर तक चले जाएँ, तो तकरीबन हमारी 50% हमारी स्पिनिंग मिल्स हमारी बंद है। तो फैसलाबाद की मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसलिए कहते थे, यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स का माल यहाँ पे सेल होता था। अब सूरत हाल ये है कि जब से ये EFS का जो है, जो कानून आया एक्सपोर्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी तकरीबन हमारी 50% हमारी स्पिनिंग मिल बंद हो चुकी है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि बाहर से जो चाइना का जो धागा आ रहा है पाकिस्तान में, हालांकि उसमें तो हमने एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए एक हुकूमत ने जो है ये अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो स्टेप बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके साथ जो है नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं। पाकिस्तानी स्पिन में जो धागा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उसकी प्राइस है 8,000 पर बैग, और जो बाहर से चाइना से वही धागा जो आ रहा है वो आ रहा है 6,000। सही हो, तो आप मुझे बताएं, जो 2,000 वाला गैप है हमारी पाकिस्तानी जो हमारी स्पिनिंग, वो कहाँ से उस गैप को पूरा करेंगे। उसके अलावा भी आपने कॉटन की बात की है, कॉटन पे लोकल पे सेल टैक्स है, आप सब दे रहे हैं, तो बाहर से जो हमारे वो बगैर सेल टैक्स के, तो वो भी जो इतना बड़ा गैप है, हमारा जो पाकिस्तानी हमारा फार्मर है, हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, उसको सर्वाइव कर ही नहीं सकती। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारी बिजली की प्राइस है, हमारा इंटरेस्ट रेट है। चलें, पिछले दिनों जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी हुकूमत ने बिजली की प्राइस कम की है और इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट भी कम किया, लेकिन अभी तक शिकवा ये सुनने को मिला कि वो जो 7, 7.5 का ऐलान था वो कम बेश अभी 3 रुपये तक आया है, बाकी नहीं नज़र आ रहा। देखें वो अभी देखें ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो चीज़ें जिस तरह SIFC ने या हमारी हुकूमत ने चीज़ें जो मैनेज की हैं उनमें डिले हो रहा है। चीज़ें जो तय की हैं उनको फौरी पे जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी आपने बिजली की बात की है,
तो अभी तक 3.5 रुपये जो है यूनिट के हिसाब से अभी तक वो बिलों में एडजस्ट हुआ है। IPPs वाला मामला वो जूंगा IPPs वाला मामला देख रहे हैं, हम कहते हैं जी जनाब सारे इनको ख़त्म करें आप। पहले जनाब बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है हमारे इधर चैम्बर में आए थे, तो आके उन्होंने हमसे बजट के बारे में तजावीज़ ली हैं और हमने उनको बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह बजट से पहले काफ़ी सारे जो मामला हैं हम उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में अभी डिले हो रहा है। अभी चीज़ें इंशाल्लाह अगर ये सब हो गई तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उड़ान पाकिस्तान है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उड़ेगा। मैं शायद मुमताज़ बाजवा साहब की तरफ बढ़ूँगा और बाजवा साहब की तरफ माइक बाजवा साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक छोटे तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि छोटा तबका इन सेंस कि हर बंदा वहाँ जा कोई ना कोई शॉपिंग कर रहा होता है, आटा सबने खाना है, स्टोर पे सबसे शॉपिंग करने जाना है, क्या सूरत हाल है? अभी बजट आना था कि IMF ने 11 शराइत पहले रखती हैं। उन्होंने कहा जी किसान की आमदन के ऊपर टैक्स जो है मजीद वज़ा किया जाए, बिजली और गैस के ऊपर गर्देशी कर्जे जो हैं गर्दिशी कर्जे माजरत वो कम किए जाए, उससे डेफिनेटली बिजली और गैस में मजीद महंगी होने का अभी मुमकिन इम्कानात हैं। ये सब कुछ आप कैसे देख रहे हैं कि अभी बजट आया है, आना है, अनाउंस होने में भी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि IMF पहले अपनी शराइत रख चुका है? जी, मैं जिस तरह अभी मेरे सीनियर कोलीग बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं 3 चीज़ों पे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है वीट, सेकंड शुगर, फिर कॉटन, और फिर मैं वापस कॉटन से ही शुरू करता हूं। चूँकि इन्होंने बात शुरू की तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं कि इन्होंने बोला कि बाहर से जो हमें धागा आ रहा है वो 6000 का बोरा है और यहाँ पे जो हो रहा है प्रोड्यूस वो 8000 का है। 2000 का डिफरेंस क्यों है? अच्छा, जब आप यहाँ पे कास्ट ऑफ डूइंग जो है आपकी जो ज़्यादा होगी और कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर को आपने तबाह कर दिया। आप जितने मर्ज़ी जतन कर लें, जब तक आप अपने नीचे मट्टी से प्यार नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी खुशहाली नहीं होगी। मेरा इससे मुराद ये है कि आप अपनी ज़राअत को तरक्की दें, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, पेस्टिसाइड्स को सस्ता दें। आप उनको जो कंट्रोल रेट पे गैस दे रहे हैं वो छोड़ें उनको, या तो आप हर चीज़ ओपन करें कि जिस तरह अगर वाइबल है कि अगर 6000 वाला बोरा लेके तो कपड़ा सस्ता मिलेगा ना, तो वो आपका री एक्सपोर्ट होगा, आपकी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपको ज़रा मुबादला आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और आप इस तरह इंडस्ट्री को भी पैरेलल लेके चलें तो वो नहीं चलेगा। मेरे पास जो फिगर है गंदम के हवाले से, कि मैं फ्लोर मिल्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, 1200 फ्लोर मिल्स हैं पूरे पंजाब में, जिसमें से कुछ 650-700 के करीब बंद पड़ी हैं। आप पिंडी से लेकर रहीमयार खा तक जाएँ। ये सूरत हाल में जब गंदम रोल रही है तब भी बंद पड़ी है? जी, यही बात मैं अभी सर्कल में बात कर था वली साहब से भी, कि जैसे चीनी महंगी हो रही है तो वो वली साहब को लोग कहेंगे जी आपका तो बड़ा ठीक ठाक होगा। भाई ये तो ट्रेडर है, इनको तो 2 रुपये वही बचने हैं जो महंगी हो या सस्ती हो। अच्छा, फ्लोर मिल्स को भी तब ही पैसे बचने हैं या वो सर्वाइव करेंगे कि जब आप उसकी कोई परमानेंट आप मनसूबाबंदी करेंगे। आपने यकदम कह दिया कि हम डिमांड एंड सप्लाई करेंगे। हम आज भी इस बात पे मुत्तफिक हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं कि ठीक है डिमांड एंड सप्लाई है, गंदम आपने नहीं खरीदी आप छोड़ दें। मैं बतौर किसान भी ये कहता हूँ कि हमारी गंदम हो सकता है नवंबर में जाके 4000 रुपये बिके तो मैं बेचने दे, या हमें जो उसकी बाई प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। अभी आपके पास ऐसा 4-5 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ये जो बाई प्रोडक्ट है जिस पे फ़ाइन, मैदा, आटा अच्छे दामों बिक सकता है, और यहाँ पे भी आपकी मार्केट बेहतर हो सकती है। आपके मैकेनिज़्म बनाने में फ़र्क है कि आप जो लोकल रोटी है उसको सस्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिज़्म बनाएं कि जो लोकल आप काम करेंगे उसका ये रेट होगा, और जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें करके तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे किसान भी खुशहाल होगा और इससे ये होगा कि आपकी जो बंद इंडस्ट्री पड़ी है वो भी चल पड़ेगी। ये हम कहते हैं कि आप इंपोर्ट की इजाज़त दें और हमें री एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दें। जिस तरह के आप एक्सपोर्टर्स को कहते हैं कि आप कॉटन ले आएँ तो आप उसको दोबारा री एक्सपोर्ट कर दें, हमें भी अब इजाज़त दें कि अगर हमारी गंदम यहाँ महंगी है और हमें वहाँ से कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है हमें लाने दें, हमें उसको प्रोसेस करके देखें। पैसा तो तब भी आएगा मुल्क में जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैलेंस लेके चलेंगे, लेकिन अगर आप दोनों पे कदगन लगाएंगे और किसान को उसका मुआशी कत्ल करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका पहिया बैठ जाएगा। पिछले साल भी हमने बजट तजावीज़ से पहले ये कहा था कि 400-450 अरब का जो ये फ़र्क है ये जूते वाले को भी फ़र्क पड़ जाएगा, कपड़े वाले को भी, खाने पीने की चीज़ों को भी, कार टैक्सी पे भी जाएगा।
आज फिर मैं 1 साल बाद ये बात दोहरा रहा हूँ अपने इस फोरम से कि जो किसान का जो आपने 200-400 अरब का नुकसान किया, इसका अफेक्ट मेरे स्टोर पे भी आएगा, इसका फ्लोर पे भी आएगा, इसका चीनी पे भी आएगा। देखें, जब लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी तो लोग चीज़ें खरीदना छोड़ देंगे। जूते कपड़े वाला भी परेशान है, उनकी पिछले साल की कॉटन पड़ी हुई है। जो आपका मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है, जो आप लोकल इंडस्ट्री को प्रो करना चाह रहे हैं, वो बैठ जाएगी। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है, अभी भी बजट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी पूरा महीना बाकी है। जो यूनियन स्टेक होल्डर है, जो हर सेक्टर के अलग-अलग चैम्बर से अपनी तजावीज़ लें, उनको फिर हमें क्या होता है कि हमसे तजावीज़ मंगवा लेते हैं, वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आपने अगर मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है तो वहाँ पे सब कमेटियाँ बना दें भाई, जो उसको पहले स्क्रूटनी करे, फिर वो कमेटी के पास जाए, फिर वो वजारत ख़जाना के पास जाए। अगर वो कैपेबल है और इम्प्लीमेंट हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि चैम्बर का इनपुट ज़रूर लेना चाहिए। कुछ हालात आप देख भी रहे हैं, फिर से चीनी परवाह चढ़ रही है। तो आप आते ही ये कह रहे थे अब पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। बजट आ गया है, यहाँ मशीर वज़ीर-ए-आज़म टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पैदावार मौजूद थे, उन्होंने भी ये चीज़ ऑन की कि आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। अब आप बजट से कबल क्या देख रहे हैं कि आप गला मंडी को भी डील करते हैं, उनके साथ भी लाफे हैं, फिर आप ताजर लीडर हैं तो उन सबको गोल करियाने को भी देखते हैं। सूरत हाल क्या है और आने वाले बजट में क्या होना चाहिए कि आवाम को, आम आदमी को रिलीफ हो, ना सिर्फ टैक्सी बढ़ाए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अपनी बात को शुरू करूँगा तसलसल जो इनका था बाजवा साहब का, उससे कि इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि स्टेक होल्डर को आप बिठाते नहीं हैं। पॉलिसी साजी करते वक्त हमारे कोई इनपुट आउटपुट नहीं लिया जाता। हम तजावीज़ अपने चैम्बर की मार्फत भेजते हैं तो वो आगे कंसीडर नहीं होती, या उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं। अगर आपने इस सब मामलात को ठीक करना है तो सबसे पहले जो एक कंसेप्ट है ना नॉन फाइलर और फाइलर का, अगर वो पूरी दुनिया में नहीं है तो आपके यहाँ क्यों है? सब बंदे फाइलर हैं भाई। वो मोची है, अगर वो 200 रुपया दिहाड़ी का कमाता है तो उसको भी साल के बाद 100 रुपया जो है वो टैक्स ज़रूर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये मुल्क टैक्स देने के बगैर चल नहीं सकता। मगर पॉलिसियाँ क्या हैं कि अभी बजट की आमद है। तो अभी पिछले दिनों में मैं एक बयान पढ़ा था FBR के किसी तर्जुमान का, उन्होंने कहा कि जो नए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे वो, और जिनकी ह्यूज किस्म की ट्रांजैक्शन होगी उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। भाई आप रख लेना नज़र, पहले कब नहीं रखी हुई, मगर ये पहले ही आप उनको क्यों डरा रहे हो भाई? जो अगर कोई आना भी चाहता है इस नेट में तो आप पहले ही उसका, वो पंजाबी में कहते हैं, तरौ निकाल देते हो। ये इस तरह का जो रवैया है इसको आप बदलें। आप सबको ऑन बोर्ड लें, मईशत को पनपने दें, खोलें। और जिस तरह मैंने उस दिन हारून साहब को भी कहा था कि डी रेगुलेट करें हर बिजनेस को। अच्छा, बल्कि ये टैक्स ऑर्डिनेंस भी तो आ गया ना, अभी बजट के ऊपर सिफारिशें जा रही है तो उसे टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया कि आपकी फैक्ट्री, आपके अकाउंट भी सीज हो सकते हैं। आपको दोबारा रिट पिटीशन के अंदर अभी जाना, आप ट्रिब्यूनल को जाएंगे उससे पहले आपकी सब कुछ सीज हो जाएगा, फैक्ट्री भी सील, अकाउंट भी सील, बंदा जाना कहाँ है वो सब कुछ। अच्छा, वो उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने आज तक यही सुना है बतौर ट्रेडर के 40B लग जाती है उसके ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर। अब उन्होंने कहा कि हर दुकान पे, हर यूनिट पे ये 40B लग सकती है। बावर्दी एहलकार घंटा घर बैठा करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुकान पे या मेरी शॉप पे या मेरे ऑफिस में 2 बंदे हैं या 3 बंदे काम करने और 4 वो आगे बैठ जाएंगे तो फिर कारोबार तो भाई ऊपर जाके ही होगा, कहीं यहाँ तो नहीं होगा। इस किस्म की जो है ना, मैं इसको हमाकत कहूँगा। ये हमाकतें हैं ना जो, ये इनको छोड़नी पड़ेंगी। FBR को अपनी इस्लाहात करनी पड़ेंगी। हर बंदे को, ताजर को, टैक्स पेयर को चोर समझना जो है ना, इसको छोड़ दें, इसको बंद करें। और जो बंदा इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उसको इनकरेज करें। उसके लिए आप फैसिलिटी पैदा करें। 10 साल तो मुझे हो गए ये सुनते हुए कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर फ़लाँ जगह पे टैक्स पेयर को पूरी इज़्ज़त मिलेगी। कहाँ है इज़्ज़त? वो मुझे तो नहीं समझ आती। आपके अपने प्रोटोकॉल जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। आपको लेके तो जाते हैं इज्जत करने के लिए। वो बड़े अच्छे तरीके से ले जाते हैं। वैसे तो वो भी मुझे 50 बंदों के साथ ही लेके गए थे। खैर, वो मेरा प्रोटोकॉल था ना जो उन्होंने समझा हुआ था। अब मेरा कहना ये है कि 100 रुपया जो है पेट्रोल के ऊपर। ये भी वैसे अफसोसनाक नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मशीर जो हैं वो इस पर शर्मिंदा थे और आपसे एक्सक्यूज़ करके गए सबके सब ने। अल्लाह लानूगा जी, हम बड़ा अफसोसनाक अमल था। ये तो ये बताता है कि गवर्नमेंट की सोच कुछ और है, एक अदारे की कुछ और है। इसका मतलब वो अदारा गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है। नहीं, इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि 2021 में भी आपने सुनी होगी मेरी वो उस दिन बात
कि 2021 में भी यही हुआ, 2025 में भी मेरे साथ वही रिपीट हुआ। उस वक्त इमरान खान की कोई हुकूमत थी, आज नवाज शहबाज शरीफ की है। इसका मतलब है हुकूमतें जो हैं उनका ये जो है वो कंसर्न नहीं है, कोई और ही ताकत है जो हमारे साथ ये करना चाह रही है, या इस मुल्क में जो टैक्स पेयर है उसकी इज्जत नहीं बनने देना चाह रही। मैं तो ये कहूँगा। बाकी मैं हारून साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मैं बार बार वही बात कहूँगा कि डी रेगुलेट करें हर बिज़नेस को, भले वो चीनी का है, भले वो फ्लोर मिल का है, भले वो सूतर वगैरह। क्यों इसके ऊपर कदम? पूरी दुनिया में बिजनेस हुकूमतें नहीं करती, बिजनेस करना बिजनेसमैन का काम है, आम आदमी का काम है। उसको माहौल देना, आपने फैसिलिटेट करना है, आप फैसिलिटेटर इदारे बने, आप उसमें कारोबार करके, कारोबार में कदमें लगा के, उसके ऊपर इस तरह करके, ये नहीं है। हाँ, आपने टैक्स लेना है, आप समझते हैं कि इस पॉकेट में गुंजाइश मौजूद है, आप वहाँ से 18% ले रहे हैं, आप 20 कर लें। आपने टैक्स लेना है, टैक्स इकट्ठा करना है, इस मुल्क को चलाने के लिए हमारी ज़रूरत है, तो उसके लिए पॉकेटें ढूंढें जिसमें गुंजाइश है। ये कोई तरीका नहीं कि आप कारोबार जो है उसके ऊपर आप बन के बैठ जाएं और उसको लेके इस तरह चलें। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, बूमा से हैं और पाकिस्तान के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तैयब साहब, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल SME की क्या है? पहले 2-3 प्रोग्राम, बल्कि यहाँ भी आरिफ हसन मलिक साहब ने उस दिन मशीर वज़ीर आज़म के सामने ये कहा कि जब डॉलर 80 का था तब भी हम इतना कर्ज़ा ले सकते थे, आज भी उतना ही है। अब कोई पॉलिसी साजी नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कौन क्या कर रहा है, चीज़ें कौन चला रहा है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सुने तो वो सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब अदारों के पास जाएं तो वो आपको गेट भी नहीं क्रॉस करने देते, वहाँ छापे बज रहे हैं, फैक्ट्रियाँ सील की जा रही हैं। अब तकमा की जानिब से बाबू अकरम साहब ने बहुत वाज़े अंदाज में कहा कि इतने करोड़ दे चुके हैं, फिर भी हमारी फैक्ट्रियों पे 40B जब मर्जी लग जाए हमें कोई पता नहीं है। यानी कि खौफ के अंसर हैं। इधर हम बता रहे हैं कि मुस्बत अशारिये हैं मौशत के। आप कैसे देखते हैं आने वाला बजट और अभी जो इख्तिताम पजीर हो रहा है आने वाले बजट के ऊपर, क्योंकि पहले से एक्सपेक्टेशंस और कुछ सिफारिशें होती हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब। मैं कंटिन्यू करूंगा जी, जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि फैसलाबाद जो चैम्बर है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है, तो यहाँ से हर साल तजावीज़ जाती हैं, तो जो भी तजावीज़ वगैरह जाई जाए तो एटलीस्ट उनको कंसीडर ज़रूर किया जाए, ताकि उनमें देखें क्या वर्केबल हैं, फिर उसकी फिजिबिलिटी बने और जिस उसको देखें जो पॉसिबल हो सके उस पर उसका एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी इन्होंने क्या गवर्नमेंट ने बनाया कि शायद 1000 अरब का तकरीबन इन्होंने जो मुख्तस किया है डेवलपमेंट का बजट। अब उसमें सबसे पहले मैं जल्दी 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि हमारे पास जो सबसे जो बड़ा इशू है ना इस टाइम, जो डैम्स जो है ना जी, वो उनकी जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग और जो नए डैम जो इस टाइम फिजिबिलिटी की बन चुकी है उनको कंप्लीट होना चाहिए। एक और है SME का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, जो हमारा इंटर प्रोविजनल जो गवर्नमेंट्स का आपस में जो को रिलेशन है ना जी, वो कहीं लैग करता है, वो बहुत पुअर है कि वो तमाम जो CMs है ना वो शायद आपस में उनकी इंटीमेसी नहीं है, कि वो कोई प्रोविंस है ना वो कोई छोटा मोटा टैक्स लगा देता है, वो दूसरे मतलब ऐसी कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि, और ये है कि इनके दरमियान ये सेम लाइकली हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ हुकूमत पंजाब ने अगेती कपास की फसल उगाई है और दूसरी तरफ EFS के ऊपर अभी तक पाबंदी नहीं है। यानी कि अगर कपास आ गई तो खरीदनी किसी स्पिनिंग तो बंद पड़ी है, क्योंकि बाहर से सस्ती आ रही है। अगली बार किसान कपास नहीं लगाएगा, मिलों को ज़रूरत होगी, आप पाबंदी लगा देंगे, फिर आप इजाज़त देंगे। यानी कि वफाक कहीं खड़ा है, पंजाब कहीं और खड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब ये अभी रिसेंटली जो भी करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है, मतलब कि हमारी जितनी एक्सपोर्ट है वो सारी वाया कराची के थ्रू होती है, तो रास्ता ब्लॉक हो जाना, मतलब 20 दिन पहले भी ऐसा हुआ और भी फिर दोबारा ऐसा हुआ, मतलब कि ये कोई लॉजिक नहीं समझ आती। रात को मैंने कंटेनर निकाला और परेशान है, मैंने एक तो डबल रेट में निकाला और फिर हम परेशान है कि यार खैर कैसे वो पहुँच जाए, क्योंकि अब PCLC लेट हो जाएगी, बाहर परेशान है, ऑर्डर नहीं होगा ना, ये प्रॉब्लम है बेरोजगारी का। एक और चीज़ है कि हमारे जो है ना जी, जिसने आपने बात की स्मगलिंग की कंट्रोल, इस पर भी गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, एक और इसमें चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान का अच्छा खासा हमारी एक्सपोर्ट है, हमारे टेक्सटाइल को बेस करते हैं, हमारा फैसलाबाद टेक्सटाइल को बेस कर रहा होता है, तो हमारे पास जितनी टेक्सटाइल की लेटेस्ट मशीनें हैं ना जी, हम जो बाहर से इंपोर्ट हमें करनी पड़ती हैं, पूरी दुनिया में जो बड़ी मार्केट होती है टेक्सटाइल की, वहाँ पर उन कंपनियों के, उन वेंडर्स के, उन मैन्युफैक्चरर कंपनियों के मशीनें जो बनाते हैं उनके ऑफिसेज होते हैं, उनका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होता है। हमारा नहीं है ऐसा हिसाब। पाकिस्तान फैसलाबाद 60% टेक्सटाइल बेस कर रहा है और हमारे पास किसी लेटेस्ट किसी बड़ी कंपनी
का कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, हमें मजबूरन ओल्ड पुराने स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ते हैं या बाहर से महंगे खरीदने मंगवाने पड़ते हैं। तो ये नहीं समझ आई अभी इस टाइम, चूँकि हमारी माशाल्लाह इंडस्ट्री मुल्क ग्रो कर रहा है तो हमारे पास बड़ा कुशन है, मार्जिन है। हमें चाहिए कि लेटेस्ट मशीन अब मैं लेना चाहते हैं हम, लेकिन अब हमें वो इतनी ज़्यादा वो फिर उसमें ज़्यादा हमारे पास डॉलर का Custom मसला आ duty जो सब जाता कुछ है, बहुत वो पड़ता है। कस्टम ड्यूटी आ जाती है। तो वो SME कंपनी जो होती है ना, वो आपको पता है फाइनेंशियल करेंसी में होती है, तो उसने एक लिमिटेड बजट में सारा काम करना होता है, तो वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, एक चीज़ हो रही है उसमें। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ है कि हमारे फैसलाबाद से जो है ना जी, ये भी मैं हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि इस पर भी गौर किया जाए कि हमारी जो फ़्लाइट्स इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं हैं, मतलब कि मैं जिस दिन यहाँ पे ये जंग वार होता है, मैं उस दिन मेरी टिकट थी, मैंने फ़्लाई करना था, स्पेस बंद हो गई। अब ये क्या है कि हम सपोज मैंने फार ईस्ट में जाना है तो सारा रूट जो आता है वो इंडिया के ऊपर से जाता है, तो सारे का सारा ख़त्म हो गया काम। तो मेरा बाहर कहता है भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना था, मेरे 6 कंटेनर का लॉस हो गया, अब मैं नहीं जा सका। और हमारे फैसलाबाद से फ्लाइट नहीं होती पाकिस्तान का है सर, ये कि ना फैसलाबाद से जो है ना जी, वो ये एटलीस्ट हमारी, चलो हमारी कराची की कम से कम मंथली वीकली एक जो होती है, वीकली रोज़ की एक फ़्लाइट तो, डेली एक फ़्लाइट तो होनी चाहिए। और इंटर फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, अभी इन्होंने इसको रिन्यू भी किया है, थोड़ा सा बड़ा भी किया है, रनवे को भी किया है। तो इंटरनेट मैं कहूँगा कि आप इस पर भी ज़रूर इस बात को उठाएं कि हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है ना, उसका यहाँ से ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होना है। केमिकल एक बुनियाद, जैसे कपास यौन है, ऐसे आपका एक जो डाइस केमिकल बहुत अहम फैक्टर है। फिर उसके बाद कुछ कदगनें लगी हुई हैं कि इस मटेरियल के अंदर पता नहीं कोई मादा है ऐसा जिससे कोई पता नहीं आतिशगीरी है, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ कदगन लगा दी जाती है। कदगन क्या है, लिफाफा जो है सब कुछ खुल जाता है, वो कदगन उस हद तक वज़ीर-ए-आज़म खुद स्टेज पे खड़े हो कहते हैं कि ये सेल टैक्स रिफंड्स में से पैसे ले जाते हैं। तो फिर वहाँ अदारों का मेयार क्या रहता है, और फिर अदारों को मज़ीद मजबूत किया जाता है उन्हीं, यानी कि बड़ी देर से उन्हें FBR को रीडिज़ाइन किया जा रहा है, वो रीडिज़ाइन की बजाय रीपावर किया जा रहा है, उन्हें ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। आप बजट सिफारिशात पे क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया ब्लाड डोगर साहब। अभी मैं सुन रहा था वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात और सीनियर प्रेसिडेंट साहब की बात, बली साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, तैयब साहब की बातें, और मुझे लगा कि ये सारे की सारी चेयर्स भी अगर भर जाएंगी तो बजट के मुतालिक बात ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे मेरे पास टाइम महदूद है, इसलिए मैंने महदूद लोग रखे हर एसोसिएशन। मैं समझता हूँ अभी हमारे यहाँ टैक्स निज़ाम इतना अजीब सा है, इतना उसमें यूँ कह लें कि ना समझने वाली चीज़ें हैं कि क्या मैं क्वेश्चन करूँ अभी सीनियर अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब से, बाजवा साहब से, बली साहब से, तैयब साहब से, क्या इनको पता है कि एक फैक्ट्री के ऊपर कितने इदारे जो हैं वो टैक्स ले रहे हैं? मैं वसूख से कह सकता हूँ किसी के पास फिंगर पे टिप्स पे काउंटेबल नहीं है। यहाँ तो एक दुकान पे 6 मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, ये नहीं पता कि एक मजिस्ट्रेट ही आना है, 6 नहीं आना है। अब इस टैक्स को इतना ज़्यादा उलझाया क्यों गया है? इसको एक सिंपल वे करें। जैसे भले साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, एक मोची है जी, वो भले 200 रुपये कमा रहा है, साल बाद वो 100 रुपये टैक्स दे रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक मोची से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक के ऊपर भी अगर इदारे काउंटेबल ही नहीं है, मतलब कितने इदारे हैं उसको पता ही नहीं है कि आज वो अपनी सीट पर बैठा है, कौन सा इदारा आ जाएगा, कौन सा मजिस्ट्रेट आ जाएगा, तो ये क्या होगा? एक फिगर आउट करें, उसको देखें और उसके बाद बता दें कि आपने इतना टैक्स देना। अच्छा, अभी मैं डाइजन केमिकल की तिजारत से वाबस्ता हूँ, मैं पंजाब लेवल पे डाइजन केमिकल एसोसिएशन को भी देख रहा हूँ, फैसलाबाद लेवल पे FDCA के भी मामला, उनका सीनियर मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ। उस हवाले से मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो बात कैसर साहब कर रहे थे, हमारे SVP साहब, कि यहाँ पे ख़ुद डेवलप करके जो है एक कॉटन का थैला जो वो 8,000 का पड़ रहा है, जबकि बाहर से इंपोर्ट करके 6,000 का पड़ रहा है। सेम इश्यूज़ हमारे डाइस के भी हैं और सेम इश्यूज़ हमारे डाइस एंड केमिकल बोथ साइड के हैं। हम एक चीज़ में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और इधर अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, जिस पे जाहिर सी बात है उसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है, और फैक्ट्री में कुछ मुलाजमीन होते हैं, सब कुछ होता है, उनका रोज़गार वाबस्ता होता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर इतनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा होंगे, गैस जो मिलेगी भी नहीं, और अगर मिलेगी तो उसके रेट्स इतने ज़्यादा होंगे, हमें एक डाइस का कंटेनर मंगवा के जितने में पड़ रहा है उससे बहुत चीप प्राइस में इंपोर्ट डायरेक्ट हम कर लें अगर वो डाइस, तो सस्ता पड़ेगा। तो फैक्ट्री के अंदर का मौजूद 100 वर्कर तो फारिग हो गया ना जी। जब 100 वर्कर बली साहब फारिग होगा तो आप मुझे बताएं बेरोज़गारी बढ़ेगी कि आसान होगी? अब जो 100 शख्स फारिग होगा वो किसी ना किसी वास्ते से गवर्नमेंट को टैक्स ज़रूर दे रहा है, वो भले वो जा रहा है और जो बाजवा साहब सुपर स्टोर्स वगैरह को मैनेज करते हैं या देखते हैं, वो जाके वहाँ से ग्रॉसरी के मामले में कोई दूध का पैकेट ले रहा है, वट एवर दे रहा है, कहीं ना कहीं वो टैक्स दे ज़रूर रहा है। इस बात डेफिनेटली दे रहा है, वो तो वहाँ दे के ही जा रहा है और वो पीछे दे के जा रहे हैं। लेकिन डोगर साहब, अगर उसकी नौकरी चली गई, आप मुझे बताएं, वो पानी पे तो गुजारा करने की कोशिश करेगा कि मैं रोटी को मतलब पानी में डुबोऊँ खा लूँ, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है ना जी।
क्या हमारा बजट ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है कि हम अपनी इंडस्ट्री चला सकें? क्या हम अपने रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान से इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हर साल चैम्बर में आना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, लेकिन हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं हमें पता लगता है कि हमने जितनी प्लानिंग्स करके गवर्नमेंट को कोई ना कोई मशवरा दिया था, उस पर तो इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं हुआ। नए सिरे से नई मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर दी गई हैं, नए से नए टैक्स लगा दिए गए। हर नई आने वाली गवर्नमेंट हमारे ऊपर, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पीछे जो भी है, हमारे लिए एक और मज़ीद प्रॉब्लम बिजनेस करने के लिए खड़ी कर देते हैं। वो जो आप मुझसे बात कर रहे थे कि बाहर से जो आप रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लिक्विड है, आतिशगीर मादा है, ये मादा है, वो मादा है। तो आप मुझे बताएं, क्या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई मंगवा रहे हैं, क्या वो आतिशगीर नहीं है? आप अपने पोर्ट को बेहतर करें, आप हमें फैसिलिटेट करें। अभी जिस तरह तैयब साहब बता रहे हैं, तैयब साहब से मैं पीछे कैसर साहब के ऑफिस में भी बैठा इनकी बात सुन रहा था। कराची से एक कंटेनर मंगवाने के लिए या कराची एक कंटेनर भेजने के लिए रोड ब्लॉकिंग इतनी ज़्यादा है कि 45,000 इनको ज़्यादा पे करना पड़ गया ओरिजिनल उससे किराए से, फ्रेट से। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे एक सड़कें नहीं ब्लॉक ख़त्म करा सकते, ब्लॉकेज नहीं रोक सकते, ताजरान को इतनी सहूलत नहीं दे सकते, क्या हम कल को वो कंटेनर में से फ़ायदा उठा के अपनी लेबर तक फ़ायदा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। अभी उसमें डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस प्रोग्राम को किसी तरीके से भी उन लोगों तक पहुँचाएँ जो हमारे इन मसले मसाइल में टैक्स को आसान करें, दूसरा हमारे इंपोर्ट के रॉ मटेरियल को आसान करें, ताकि हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री तो चलाएं। हम तो इंडस्ट्री बंद करने की सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करें, चाइना से कपड़ा खरीदें और यूएसए में भेज दें, मतलब तुर्की से कोई चीज़ खरीदें और बाहर दुबई में भेज दें, और यहाँ बैठे हम सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप लेके कुछ बच्चे बच्चियाँ बिठा लें जो अभी करंटली कुछ एजुकेट होकर आए हैं, कुछ डिग्रीज़ लेकर आए। हम तो वो सोचें, हम तो इंडस्ट्री का सोचेंगे ही नहीं। आप चाह रहे हैं कि जी हमारा जो सर्कल किसी का 10 करोड़ का है, किसी का 20 करोड़ का है, किसी का 10 अरब का है, वो सिर्फ एक 4x4 के कमरे में 4 बंदे बिठा के और सारा पैसा वहाँ इंजेक्ट कर दें। पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान की इंडस्ट्री का आइडिया चलवाएं। बात के अंदर क्या शामिल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली फाकी बजट के साथ सूबाई बजट भी आना है, तो हमारे जितने तरक्याती काम रहते हैं, वैसे तो ये इतने होंगे, मेरे ख्याल 6 प्रोग्राम तरक्याती कामों पे हो सकते हैं, लेकिन मुख्तसर कुछ अहम चीज़ें जो आप फैसलाबाद के हवाले से सिफारिश करना चाहें। देखिए जी, अपना डॉक्टर साहब, पहले फैसलाबाद हमारा जो है सबसे बड़ा शहर है हमारे पंजाब का, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारी जो है हमारी इतनी आबादी हमारी बढ़ गई यहाँ पे, तो यहाँ हमारे जो है जो अभी पिछले दिनों सीएम साहब ने ऐलान किया था बसों का, तो वो बसें जो अभी उन्होंने ऐलान किया वो बहुत थोड़ी हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे रोड्स जो हैं वो अभी सारे हमारे सड़कों में ख़राब हैं, वो सारे बनने वाले हैं, उनको दोबारा जो है इनको दोबारा रिबिल्ड करना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। इतनी बेहंगम ट्रैफिक है हमारे पूरे फैसलाबाद में, यहाँ पे जब तक हमारे फ्लाईओवर नहीं बनेंगे, हमारे पार्किंग प्लाजा नहीं, ये फैसलाबाद को अच्छा डिज़ाइनर ही दे दें एटलीस्ट। वही मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फ्लाई जो हमारे सारे पुल बनने चाहिए, हमारा सराउंडिंग, हमारे जो मार्केटों में, शहरों में हमें अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए पार्किंग प्लाजे चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे जो अभी पंचायती इदारे हमारे आजकल नए गैर फ़ाल हैं, तो उनका बड़ा कंसर्न है तरक्की के लिए। वो अगर होंगे तो मैं समझता हूँ शहर में तरक्की होती है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, और बाकी जो हमारा वासा का निज़ाम है, हमारी बिजली का निज़ाम है, ये सारे सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, आप डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के बड़े नज़दीक रहते हैं, आप बताइएगा ज़रा मसले क्या हैं, क्योंकि बहुत सारा बजट यहाँ से कोलैप्स करके हर साल चले जाता है और पैच वर्क तक नहीं होता। शायद अफसरान ये समझते हैं कि हम करप्शन से पाक अपने कंधे और अपने उस वर्दी को रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली शहर का बेड़ा गर्क हो जाता है। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि क्या आपकी तजावीज़ हैं शहर के तरक्की के हवाले से या उसको बेहतर करने के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनकी जो हालत ज़ार है उसको सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि रोटी मांग के आप खा लेते हैं, डॉक्टर मांग के नहीं मिलता। बहुत सही। आपको जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार होता है तो तब पता चलता है जब हॉस्पिटल में हम तीमारदारी के लिए जाते हैं। तो यकीन करें फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के अंदर अलाइड 1 अलाइड 2 के लेवल पे 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। एक दिल का अस्पताल है FIC, तो उसका बकर तक लोड है। तो मैं ये समझता हूँ कि जड़ांवाला बहुत बड़ी तहसील है, वहाँ पे एक इसका सब यूनिट होना चाहिए। जिस तरह आपने DPS के कैंपस बना दिए हैं, इस तरह इन हॉस्पिटल्स के सब कैंपस बना दें, चक जुमरा में बना दें, समुद्री में बना दें, ताकि वहाँ का पेशेंट वहीं रुक जाए। और उसके साथ साथ जो आपने बात की कि
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने फंड्स मैं समझता हूँ कि लैप्स हो रहे हैं ना, ये लैप्स नहीं होनी चाहिए। ये हमारे उन लोगों की मैं समझता हूँ कि नाअहली है कि जो उसको बर वक्त वो लगा नहीं पाते। और शहर को खूबसूरत बनाने में फिर साफदार सड़कें बनेंगी, पार्क्स बनेंगे, तो इन सब चीज़ों की फैसलाबाद को ज़रूरत है ताकि ये तीसरा बड़ा शहर नज़र आए, ना कि तीसरा बड़ा गांव नज़र आए। बहुत शुक्रिया असलम अली साहब, आप शहर के दरमियान में और वस्त में वहाँ रहते भी हैं, आपका घंटा घर प्यारा भी हो गया है। अब आप बताएंगे, क्योंकि आपको मैंने जुमला जान के ये बोला है कि 8 बाज़ार व्हीकल फ्री हो गए हैं, क्या समझते हैं इस बजट में फैसलाबाद के लिए व्हीकल फ्री तो हो गया 8 बाज़ार, अब और क्या होना चाहिए शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि 8 बाज़ारों का इन्होंने हाल वो किया, आधा तीतर आधा बटेर हो गया। यानी वहाँ पे आपने व्हीकल फ्री उसको कर दिया। अब सारे के सारे होलसेल के बिज़नेस, मेडिसिन मार्केट, सूतर मंडी, करियाना मार्केट, कपड़े की तमाम मार्केटें 8 बाज़ारों के अंदर है। गाड़ी आ नहीं सकती। अब उसकी ब्यूटिफिकेशन का जो है ना, वो CM साहबा ने जो परसों 2 दिन ली है मीटिंग, उसमें ज़िक्र किया है कि 8 बाज़ारों को, घंटा घर को, सबको हम इसकी ब्यूटिफिकेशन करें। बिल्कुल करें, मगर क्या जहाँ पे सारी होलसेल की मार्केटें होंगी वहाँ पे लोडर नहीं आएगा, चिंची नहीं आएगा, वहाँ पे वो व्यापारी नहीं आएगा, वहाँ पे वो जो 1.5 मन का जो नग है एक वो उठा के उसको उसकी तरसील जो है वो करने के लिए सारा कुछ नहीं होगा। इसको अगर आपने ब्यूटीफुल करना है, 8 बाज़ारों को ठीक करना है, घंटा करके इर्द गिर्द सारा साफ़ सुथरा करना है, आपने वो फूड स्ट्रीट बनानी है, आपने वो टर्की के मॉडल के ऊपर इसको लेके जाना है, तो फिर होलसेलर को बाहर निकालें। मैं ये पहले भी कई मतलब जिसका जिक्र भी हुआ गला मंडी का, कि अगर आप इसको बाहर नहीं लेके जाएंगे तो ये नहीं हो सकता भाई जो आप सोच रहे हो। वहीं पे इस परचून का रिटेल का बिज़नेस हो, मेरी माएँ बहनें बेटियों ने आना हो, और वहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती। अब कितनी बदकिस्मती है कि हम 8 बाज़ारों के अंदर अपनी अपनी दुकानों के मालिक होते हुए हम वहाँ पे ऐसे हैं जैसे किराए पे रह रहे हों कि हम अंदर अपनी ना बाइक ला सकते हैं, ना अपनी गाड़ी ला सकते हैं, और ना हमारा गाहक आ सकता है। ज्वेलरी की मार्केट भी 8 बाज़ारों के अंदर है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि या तो इसको ये व्हीकल फ्री को ख़त्म करें, व्हीकल आने दें। मेरे बुज़ुर्ग आते हैं, बूढ़े आते हैं, वो नहीं आ सकते बेचारे। दूसरा, जिसने सोने की दुकान से, मेरी माँ बहन बेटी ने कोई चीज़ ख़रीदने आना है, वो 10 लाख 5 लाख 2 लाख पैसे लेके आए तो पहले बाहर उतर जाए ताकि उससे कुछ छीन के ले जाए, और अगर वो अंदर से सामान ले ले तो फिर वो सामान भी बाहर लेके आए डब्बे पकड़ के, तो ताकि वो लुट जाए। जो इस बात को ज़रा देखें, और ये सबसे अहम है कि अगर आपने शहर को खूबसूरत करना है, बाकी मसाइल जो थे वो मेरे दोनों दोस्तों ने बयान कर दिए हैं, वही हैं सारे, मैं उनकी तायीद करता हूँ पूरी तरह। ना सड़कें हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा मैं इनकी तायीद करता हूँ। मगर उसके साथ साथ अगर खुसूसी तौर पे आप जिस तरह लाहौर की वाल स्ट्रीट के अंदर है, अंदरून शहर है, अगर इसने को आपने 8 बाज़ारों को अपना हेरिटेज बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको उस मॉडल के ऊपर डिज़ाइन उसके ऊपर करें। तो मोहम्मद तैयब साहब शहरी हैं आप, डेफिनेटली अक्सर आपसे गुफ्तगू हो तो आप बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, बेटी को, तो आप काफ़ी सारे मसाइल आप इंडिकेट कर रहे होते हैं। बल्कि कल एक दोस्त बता रहे थे, राना शाहिद साहब के DPS का जो है वो 1 वे बनाया हुआ है, लेकिन वो 1 वे क्या है, वो 3 वे चल रहा होता है, और स्कूल से वार्डन साइड पे मौजूद होते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जो लोग इंडिकेट करते थे। आप क्या सिफारिश करना चाहेंगे इस बजट के अंदर फैसलाबाद के लिए खालिस्तान? शॉर्ट पॉइंट्स में ना टू दी पॉइंट बात करता हूँ जी, कि हमारी एक तो रोड्स की मेंटेनेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बन गई है काफ़ी जगहों पर। ये कैनाल का बहुत बड़ा बुरा हाल है, जो एक्सप्रेस वे है जिसको हमने एक्सप्रेस वे है, उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा पैच वर्क होने वाला है। मतलब चलो पैच वर्क ही हो जाए, ना बने वाली पैच नहीं लगने, चलो एटलीस्ट कुछ कर दें। मतलब उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, स्पेशली रात के टाइम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, वो स्पीड में आ जाते हैं एक्सप्रेस वे करके, तो वहाँ वो एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी कल परसों में यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मैंने पॉइंट जी शुरू मास्टर प्लान, मेरा मेन ये कहूँगा कि इस दफ़ा ये कर लें एटलीस्ट कि शहर का एक मास्टर प्लान बना लें और उसको पब्लिश कर दें। एक सारे महकमे मिल के इकट्ठे होकर ना वो बना लें कि जी हमने एक मास्टर प्लान बना दिया शहर का, और उसको फाइनल कर दें। मैं तो सवाल ही करूँगा, मैं जवाब कोई नहीं देना चाहता। मैं कैसर साहब की और बाजवा साहब की बात को सिर्फ पॉलिश कर सकता हूँ। और फिर एक क्वेश्चन मेरा होगा, इन्होंने कहा कि रोड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हुई, ओवरहेड ब्रिजेस के बारे में बात हुई, ये क्या हमारा हक नहीं? उसकी रीज़न ये है कि फैसलाबाद पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से है जहाँ ड्राई पोर्ट है, जहाँ सूतर की सबसे बड़ी मंडी आपकी फैसलाबाद में मौजूद है। जी, आपका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट है टेक्सटाइल,
उसका हब आप फैसलाबाद को लाजमी करार देंगे। कोई इसमें कोई किसी किस्म का किसी और शहर के साथ मुकाबला नहीं है। आपकी बेहतरीन किस्म की जो लेदर की इंडस्ट्री है वो भी आपके इधर से मुतल्का है। आपकी जितनी भी ये ज़राअत की मशीनरी है वो भी यहाँ से है। फिर ज़ाती तौर पे फैसलाबाद एक ज़राअत का शहर भी है, यहाँ एग्रीकल्चर का भी मामला बहुत। अब जब हर चीज़ आपको इस शहर से मिल रही है, क्या इसका हक नहीं है कि इसकी रोड ट्रैक्स ठीक हो, जैसा बाजवा साहब कह रहे थे वो रेड ब्रिज होना? क्या इसका हक नहीं है कि इसके हॉस्पिटल्स इस मेयार के हों, इस मुताबिक हो कि इंटरनेशनल किसी भी हॉस्पिटल को के टक्कर पे वो खड़े हो सकें? क्या इस शहर का हक नहीं है कि यहाँ एजुकेशनल डिपार्टमेंट जितने भी हैं या एजुकेशनल सेंटर्स जितने भी हैं उनमें टीचर्स और उनमें सिखाने वाले टेक्निकल लोग इस मेयार के हों कि वो एक कौम ऐसी पैदा करें जो कि पाकिस्तान के लिए, नॉट फॉर द फैसलाबाद, पाकिस्तान के लिए उनका नाम रोशन करें? हम माज़रत के साथ डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ फैसलाबाद हमारा बिल्कुल तवज्जो की तरफ से नहीं है, अदम तवज्जो में है। शुक्रिया कैसे चुगताई साहब मौजूद थे। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं कैसे साहब की बात को थोड़ा समराइज़ कर कहूँगा। कहते हैं कि थोड़ा पंजाबी में करूँ, वड्डे शहर से लागे रहो तो तुहानू नुकसान बहुत होंगे, और हमें नुकसान हो रहा है कि शायद अल्टीमेटली हमें ये कहता है आपके साथ तो लाहौर है, ये नज़दीक तो लाहौर है, आप लाहौर से फ़्लाइट ले लें, आप लाहौर जाके ये खा लें, आप लाहौर में ये जा कर लें। हमें हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के दफातर तक लाहौर शिफ्ट करवा लिए गए, यहाँ के बड़े जो टैक्स पेयर थे उन्हें मुल्तान शिफ्ट कर लिया गया। हमें बेसिकली सेकंड रेवेन्यू जनरेशन से दनिस्ता तौर पर कोई लास्ट नंबरों पे लेके जाया गया। अगर ये सारे टैक्स और हमारे ड्राई पोर्ट के ऊपर से तरसीलात की जाएँ तो हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, जिससे ज़्यादती हो रही है। ये हकीकत पे मबनी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, स्ट्रीट लाइट कोई नहीं चलती, सिक्योरिटी का निज़ाम तबाह हो चुका है। वासा इस वक्त आगे कुछ करने लगा, साफ़ पानी इस शहर में मिलता नहीं। कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज़ इस शहर से निकल के जा रहे हैं, और हम जो हमारी इंतज़ामिया है शायद क्योंकि फैसलाबाद में तो कोई भी इस वक्त हुकूमती जमात का नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है, क्योंकि जितने जीते हैं वो तहसीलों से हैं, लेकिन उनका भी हक बनता है इस शहर के लिए आवाज़ उठाई जाए कि इस शहर का हक जो है वो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और अगर इस शहर के बुनियादी राइट्स ना दिए गए तो आप इसकी इंडस्ट्री के ऊपर जो आने वाले स्याह बादल हैं उनको दूर नहीं कर सकते। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।